नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की, जहां पर विद्यार्थी लगातार परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पर एक नई नोटिस जारी हुई है जिसे सभी विद्यार्थियों को देखना चाहिए कि परीक्षा किस तरीके से होगी, क्या चाक चौबंद रहेगा, किस तरीके की सुरक्षा रहेगी। खास तौर से वे छात्र जो पहली बार पीईटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखें और इस नोटिस को भी देखें। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले परीक्षा स्थगित करने की मांग और तेज हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले अमिताभ अग्निहोत्री जो पत्रकार हैं, इन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कई जिले बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इन जिलों में पीईटी में भाग लेने वाले युवाओं को बहुत मुश्किल होगी। आना जाना और फिर रुकने का ठिकाना खोजना इस बाढ़ में कठिन होगा। शासन को इस ओर तत्काल प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर विद्यार्थियों का कहना कि सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर इत्यादि जिलों में बड़ी भयावह स्थिति है। वहां पर आने जाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए परीक्षा कुछ दिन के लिए स्थगित होना चाहिए। तो सबके अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोगों का तर्क ये है कि परीक्षा केंद्र बहुत दूर है, इसलिए इसको रद्द करके दोबारा परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। दूसरा कुछ लोगों का तर्क ये है छात्राओं का कि उनको बहुत दूर जाना है, वो गर्भवती हैं, बहुत सारी समस्याएं। और आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई थी कि बहुत सारी जो छात्राएं हैं वो बहिष्कार कर रही हैं, पीईटी की परीक्षा देने ही नहीं जा रही हैं। लिखा पीईटी से लड़कियों ने बनाई है दूरी। 200 से लेकर के 500 किलोमीटर की दूर तक विद्यार्थियों को भेजा गया है। पसोपेश में दिव्यांग और महिला अभ्यर्थी, और यहाँ पर ये जो मांग वो महिलाओं ने अपने लिए अलग से की है। और विद्यार्थियों का जो कहना है कि वहाँ पर बाढ़ आई हुई है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एस ने साफ कर दिया है कि कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी, परीक्षा समय से होगी और ऐसा एसटीएफ की सलाह पर किया जा रहा है। जब भी यूपी ट्रिपल एस की भर्तियों में धांधली होती है तो कोई ना कोई महिला अभ्यर्थी जरूर उसमें शामिल होती है। ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, ये रितु सिंह का मामला था लेखपाल भर्ती में। और इसी तरीके से जौनपुर में जब फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो रही थी अगस्त के महीने में, तब एक और छात्र थे जो सर पर दुपट्टा बांधे हुई थी और उस पर के ब्लूटूथ लगा हुआ था कान पर। और उसके बाद में उस छात्रा की तलाशी हुई थी, और छात्रा की जब तलाशी हुई थी तब एक ब्लूटूथ डिवाइस मिली। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कक्ष निरीक्षक को संदिग्ध लगने पर महिला पुलिसकर्मियों और ड्यूटी कर रही महिला कर्मचारियों से कल्पना की चेकिंग कराई गई और उसके बाद में ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुआ था। तो इसीलिए कोई जो ढील है वो छात्रा को नहीं दी जा रही है, ना ही किसी को दी जा रही है। और अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण नोटिस की। तो ये नोटिस है, सभी को देखना चाहिए। और ये निर्देश पुस्तिका है पीईटी की। ये निर्देश पुस्तिका उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी आवश्यक है जो लोग परीक्षा करवा रहे हैं, जो कर्मचारी इत्यादि हैं, सभी के लिए ये निर्देश पुस्तिका है। परीक्षा की टाइमिंग, डेट इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर पेज वाइज बताया गया है कि परीक्षा कार्यक्रम प्रणाली किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने बजे छात्र प्रवेश करेंगे, हेल्प डेस्क क्या होगी, कोविड का क्या प्रोटोकॉल रहेगा। और ये बहुत बड़ी नोटिस है। पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मुख्य मुख्य चीज़ें आपको जरूर बताऊंगा। और ये जो नोटिस है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, टारगेट विद पीएस परिहार जो टेलीग्राम चैनल है, नया वाला, पुराना वाला तो बंद हो गया है, और ये नया वाला टेलीग्राम चैनल भी कुछ दिन पहले मैंने बनाया, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो ये परीक्षा के बारे में बताया गया है कि ये जो परीक्षा है वो 15 और 16 अक्टूबर को होगी, और ये दो पालियों में हो रही है परीक्षा। पहले एक ही परीक्षा एजेंसी हुआ करती थी और वही पूरी परीक्षा करवाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है परीक्षा संस्था बी, सुरक्षा कार्यदायी संस्था सी, और अन्य लोग जो रहेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के, और जो जिला प्रशासन इत्यादि। तो कई लोग रहेंगे। इस परीक्षा को किसी एक लोगों के हवाले नहीं किया जाएगा। और कौन सा समूह क्या करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसके बारे में भी सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीईटी में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये कहा गया है। और कुल पूरे प्रदेश के 75 जनपद में ये परीक्षा होगी। 1899 पे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। समय दिया जाएगा यहाँ पर 2 घंटे का 120 मिनट का समय दिया जाएगा। आधा घंटा पहले गेट बंद कर लिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, लेकिन केवल 1/4 की रहेगी। काफ़ी बदलाव किया गया है। नीचे यहाँ पर कार्यदायी संस्था के बारे में जानकारी दी गई है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पालीवाल समिति की संस्तुतियों को लागू किया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय कि आयोग की पुरानी परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा का आयोजन, समस्त कार्यकलापों की जिम्मेदारी एक ही परीक्षा एजेंसी को सौंप दी जाती थी। उसी कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्न पत्रों के निर्माण, छपाई, परीक्षा के आयोजन, सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा परिणाम को भी तैयार करना, रिजल्ट इत्यादि, ये सब कार्रवाई की जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हर
एजेंसी के लिए अलग जिम्मेदारी दी गई है और इसमें एक परीक्षा में ही कई एजेंसियां रहेंगी। तो कोई पेपर बनाएगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र कार्यदायी संस्था ए, ये गोपनीय है, इसका नाम किसी को नहीं बताया जाएगा कि कौन सी संस्था है। ये संस्था काम रहेगा केवल सेटिंग करना, प्रिंटिंग करना, पैकेजिंग करना, पैकेट बनाना, पेपर बनाना, बस इतना काम रहेगा। उसके बाद में कहाँ जाना है, किसको देना है, आगे की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उनके जनपद कोषागार में संरक्षण कराए जाने संबंधी कार्य किया जाएगा। यह कार्य गोपनीय प्रकृति का है और प्रश्न पत्र कार्यदायी संस्था ए द्वारा परीक्षा संबंधी प्रश्न पत्रों OMR सीट सहित को परीक्षा से पूर्व 6 अक्टूबर 2022 से लेकर के 12 अक्टूबर के मध्य सभी जनपद के कोषागारों ट्रेजरी में पहुंचा के रख दिया जाएगा। अब जो परीक्षा ए है, एजेंसी है ए, उसका काम खत्म हो गया, छपाया, बनाया, सेटिंग किया, पैकेट बनाया और ट्रेजरी में भेज दिया। अब आई दूसरी, अब कुछ गड़बड़ी होती है तो वो बी का नाम आएगा। अगर पेपर में गड़बड़ी आती है, पहले ही लीक हो गया, तो ए का नाम आएगा, जिम्मेदारी तय है। अब बी का काम क्या रहेगा कि इस संस्था द्वारा परीक्षा केंद्रों के चयन, कि कौन कौन सा परीक्षा केंद्र रहेगा, कहाँ कहाँ पर परीक्षाएं होंगी, अंतरीक्षक कौन रहेगा, बाहरी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सरकारी कॉलेज होंगे कि प्राइवेट कॉलेज होंगे, सारी की सारी चीज़ें, स्टाफ को ट्रेनिंग करवाना कि किस तरीके से परीक्षा हो रही है, परीक्षा संचालन संबंधी समस्त कार्य। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल एक भी विद्यार्थी ना छोड़े। और PET 2022 के संचालन हेतु कार्यदायी संस्था बी के रूप में यहाँ पर कंपनी का नाम भी लिख दिया गया कि कौन सी एजेंसी ये सब काम करवाएगी। परीक्षा संचालन संबंधी विस्तृत निर्देश इस पुस्तक में दिए गए। तो यहाँ पर जो मुख्य काम है, परीक्षा एजेंसी पेपर जो छापा उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसका नाम दिया गया है जो परीक्षा को संपन्न करवाएगी। और इसके बाद में एक सी है, सी का काम रहेगा सिक्योरिटी का, तलाशी लेना, मेटल डिटेक्टर, ब्लूटूथ डिवाइस, CCTV। तो अगर ये बी भी कुछ करती है तो सी उसको रोकने का काम करेगी यहाँ पर। तो यहाँ बी और सी दोनों परीक्षा करवाएंगी। परीक्षा के समय ये दो एजेंसियों का काम लगातार जारी रहेगा। तो बी का काम परीक्षा केंद्र स्टाफ वगैरह का है और सी का काम सुरक्षा वाला का है। तो लिखा हुआ है कि कार्यदायी संस्था सी इस संस्था द्वारा परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के प्रबंध, अभ्यर्थियों की तलाशी आदि तथा परीक्षा की निगरानी हेतु परीक्षा केंद्रों व आयोग कार्यालय के कंट्रोल रूम में लाइव CCTV रिकॉर्डिंग स्थापित किए जाने संबंधी कार्य किया जाएगा। PET हेतु परीक्षा सुरक्षा कार्यदायी संस्था सी के रूप में यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है। ये कंपनी दूसरी एजुटेस्ट सॉल्यूशन है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है इनोवेटिव व्यू प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एजेंसी करेगी और आवंटित मंडल भी अलग अलग कर दिए गए हैं, किन किन मंडलों में ये एजेंसी रहेगी और किन किन मंडलों में ये एजेंसी। एक और एजेंसी श्री बालाजी सिक्योरिटी सर्विस है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये बताया गया है। यहाँ पर परीक्षा परिणाम कार्यदायी संस्था गोपनीय डी। एक और लास्ट में जो ये स्कैनिंग करना परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पर बहुत सारी एजेंसी हैं, बहुत सारी एजेंसी हैं और सारी एजेंसी एक दूसरे पर निगाह भी रखेंगी। तो लिखा कि परीक्षा परिणाम कार्यदायी संस्था डी जो रिजल्ट तैयार करेगी, पेपर कोई और बनाएगा और रिजल्ट कोई और तैयार करेगा। तो अगर OMR में छेड़छाड़ हुई है तो वो इसको देखेगी, ये वाली एजेंसी तुरंत डी वो पकड़ लेगी। तो इस तरीके से इस बार पूरी व्यवस्था की गई है कि अंदर से धांधली ना हो, चूँकि UPSSC में अंदर से भी OMR रंग दी जाती थी। वीडियो में यही हुआ था, ट्रेजी से निकाल कर ले गए थे, इसको भर करके फिर वहीं जमा कर दिया था। तो ये चीज़ें, पेपर भी आउट होते थे। फिर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 6 सेट तैयार किए गए हैं, लेकिन उसमें सीरीज नहीं रहेगी ABCD की, ठीक है। 6 सेट रहेंगे पेपर के, 1 2 3 4 5 6। और नीचे लिखा है कि जो ट्रंक वगैरह रहेंगे, बक्से वगैरह रहेंगे, सबके अलग अलग कलर रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, किस कलर का बक्सा क्या रहेगा। नीचे ट्रंक का कोड लिखा, पेपर का कोड भी लिखा हुआ है, किस कोड का क्या रहेगा। कौन सा पेपर दिया जाएगा ये 5 घंटे पहले पता चलेगा, उसके पहले कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। तो पेपर चूँकि 4 होना है, फर्स्ट सेकेंड 15 और 16 को, लेकिन पेपर की जो सेट छपे हैं वो 6 छपे हैं, ठीक है। और 2 एक्स्ट्रा हैं, अगर कहीं से एक पेपर लीक हो गया एक पाली का तो उसको तुरंत बदल दिया जाएगा। 2 एक्स्ट्रा बना करके रखे गए हैं। तो यहाँ पर लिखा कि संबंधित अपर जिलाधिकारी, आप इसको, ये वो नहीं है ABCD जो आप समझ रहे हो कि एक पेपर का ABCD, ये वो चीज़ नहीं है। ये एक पाली का पेपर है, एक पाली का समस्त पेपर है, उसमें आगे पीछे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो चीज़ें है यहाँ पर। तो जैसे ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि काले का A का चौथा है, पीले का B के तीसरा, इस तरीके से नहीं होगा। एक मीटिंग में काला ही सबको बटेगा। फिर काले में जो OMR का नंबर होगा 5,78,000, जो इस बार चूँकि सीरीज़ नहीं आनी है, एक बार नंबर दिया जाएगा।
वो अपना कोडिंग डिकोडिंग वो कर लेंगे, वो किसी की समझ में नहीं आएगा, कोई भी नहीं समझ सकता है। तो इस तरीके से जो पेपर छपेंगे टोटल 4 पालियों के, वो 6 पेपर छपेंगे और उनमें से 4 पेपर जो है वो बटेंगे, 2 रखे रहेंगे। तो उसके बारे में बताया गया कितने बजे सेंटर पे पहुंचेगा, कितने बजे विद्यार्थियों को मिलेगा, जब बक्सा खुलेगा तो सीसीटीवी पे होगा, क्लास में कितने बच्चे होंगे, 24, 48, 72 के गुणक में होंगे, जितना बड़ा हॉल होगा, ये पूरा टाइमिंग यहाँ पर दे दी गई कितने बजे से कितने बजे तक। तो आप लोग इसको जो है एक बार देख लीजिए, अगर आपके काम में कुछ चीज़ें निकल आए थोड़ा सही रहेगा। मैं तो मोटी मोटी बात कहूँगा कि आप लोग आईडी वगैरह लेकर के जाए, नीचे लिखा है कोई छूट दी नहीं जाएगी, आधा घंटा पहले गेट बंद कर लिया जाएगा और सभी जो प्रतियां हैं वो जब जमा हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर लिखा कि स्टेटिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जोनल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, यहाँ पर कौन सी एजेंसी क्या करेगी, वही बातें यहाँ पर सुरक्षा के बारे में लिखी गई हैं। कितनी बार आईडी चेक की जाएगी, कौन चेक करेगा, किस तरीके से चेक करेगा, गेट के बाहर कौन चेक करेगा, गेट के अंदर क्लास के अंदर कौन चेक करेगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी, देखिए ये महत्वपूर्ण सूचना है, वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर अगर अन्य अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है तो कितनी सज़ा मिलेगी, ये सब चीज़ें लिखी हैं। वास्तविक अभ्यर्थी तथा उसके स्थान पर बैठे हुए अन्य अभ्यर्थी को प्रश्न परीक्षा और परीक्षा तिथि से 3 वर्ष के लिए आयोग की सभी परीक्षाओं से वंचित और डिबार कर दिया जाएगा। इसकी सूचना अन्य आयोगों को दे दी जाएगी। प्रवेश पत्र पर अगर कूट रचित करके वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अगर कोई देता है तो वास्तविक अभ्यर्थी व प्रतिस्थानित को प्रश्नगत परीक्षा व परीक्षा से 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर कोई विद्यार्थी क्लास में ओएमआर की अदला बदली करता है तो 2 साल के लिए डिबार किया जाएगा। अगर कैलकुलेटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह मिलता है तो यहाँ पर लिखा है कि आयोग की प्रश्नगत परीक्षा परीक्षा तिथि से आयोग की आगामी परीक्षाओं से 1 साल के लिए वंचित डिबार किया जाएगा। अच्छा, लगता नहीं है आप लोगों को कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए? इसमें जेल वेल तो कहीं लिखा ही नहीं है सज़ा वगैरह के बारे में। तो परीक्षा अधिनियम के तहत जो सजाएं होंगी वो होंगी, लेकिन कुछ और भी चीज़ें इसमें, कुछ और भी कड़ी कार्रवाई के बारे में लिखा होना चाहिए। केवल 1 साल के लिए डिबार होना से कोई मतलब नहीं है, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए तो ये। और यहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई के बारे में भी नहीं लिखा है कि आपके खिलाफ एफआईआर की जाएगी या कुछ चीज़ें की जाएंगी, इस तरीके से नहीं लिखा है। यहाँ पर बस केवल लिखा है अगर आप ये ओएमआर लेकर भाग जाते हैं, कोषागार की प्रति या कुछ भी चीज़ें हैं, तब लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज होगी, समझे? यहाँ पर तब लिखा है एफआईआर। और अगर आप ये सब चीज़ें, ये डिवाइस ले जाते हैं या खूब नकल वकल करते हो तो एफआईआर के लिए यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है। तो इसमें कुछ और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता थी। और बाकी तो नोटिस मैंने डाल दिया टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी नई नई। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।